वेलकम टू गेट वॉरियर्स। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यही एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इस चीज को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट R1 R2 R3 तीन जनरल पर्पज रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन का साइज भी दिया गया है इसमें। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शंस है, मूव ऐड, मूव, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ब्रांच, नॉट जीरो, हाल्ट। तो ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द कंटेंट ऑफ द लोकेशन 3000 इज 10। मतलब जो 3000 लोकेशन का जो कंटेंट है, ठीक है, 3000 पे इसका 10 है, वैल्यू क्या है 10। और द कंटेंट ऑफ द R3 इज 2000। द कंटेंट ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन फ्रॉम 2000 टू 2010, मतलब 2000 से 2010 तक क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें ये 100 है, 2000 से 2010 तक 100, उस लोकेशन पे 100 वैल्यू स्टोर है। द प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 1000। जो प्रोग्राम लोड किया जा रहा है वो कहाँ से, 1000 से। और ऑल द नंबर आर इन डेसिमल। डेसिमल का मतलब यहाँ पे जो भी हमारा बेस है वो 10 है, मतलब और कुछ नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है द अज्यूम दैट द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसिबल। मेमोरी हमारा जो है वर्ड एड्रेसिबल है। अब बहुत लोग को वर्ड एड्रेसिबल का मतलब भी नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा सा हम हिंट भी बता देते हैं। वर्ड एड्रेसिबल और बाइट एड्रेसिबल, जो बाइट एड्रेसिबल होता है, लेट सपोज बाइट एड्रेसेबल समझ लेते हैं, मतलब एक मेमोरी लोकेशन पे हम 8 बिट रख रहे होंगे, 8 बिट्स। लेकिन वर्ड एड्रेसेबल में क्या होता है कि हमें, जैसे कि यहाँ पे वर्ड है, तो हम बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हर वर्ड को एक मेमोरी लोकेशन पे यूज करेंगे। ठीक है, 1 पे। तो अब हमें ये क्वेश्चंस नहीं दिया गया, ये सब क्वेश्चंस पूछा नहीं जा रहा। क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है मेमोरी रेफरेंसेस कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कितने लगेंगे इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, टोटल कितने मेमोरी रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होंगे। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें डेटा से ही समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोकेशन 3000 इज़ 10, मतलब मेमोरी लोकेशन 3000 पे 10 है। और हम एक इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पर हम मेमोरी ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे हम यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1000 से, और यहाँ पर ये 1000 हो गया। लेट सपोज हमारा लोकेशन 2000 यहाँ हो गया, 2001 कुछ इस तरीके से, 2002, फिर 2003, 4, 5 और 6, 7, 8, मतलब सब 2000 ही है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मान सकते हैं। इन सभी पे 2000 पे बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे 100 है, करेक्ट। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, ठीक है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, मतलब लास्ट तक 100 है, ये 2010 तक। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, मतलब हमारे पास जो मेमोरी था 2000 से 2010 तक पूरा इसमें 100 वैल्यू है। और उसके बाद क्या हो रहा है, द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी लोकेशन 1000। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ से हमको एग्जीक्यूट करना है। जो मेमोरी ये इस 3000 है, इस पे यहाँ पर इसमें हमें 10 है, 10 दिया गया है ना क्वेश्चन में, यहाँ पढ़िए, एज्यूम दैट द कंटेंट ऑफ 10, तो इसका 10 है। तो हम क्या करेंगे कि R1 में हम 10 इनिशियलाइज करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पे एक R1 नाम का ले लेते हैं वेरिएबल, इसमें हम 10 इनिशियलाइज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे R2 में क्या हो रहा है, जो भी R3 में 2000 था, तो M ऑफ R3 2000, ठीक है, मतलब ये इसमें चला जाएगा R2 में, तो 2000 मतलब 100 चला जाएगा मेरे हिसाब से
इसका जो वैल्यू है R2 में। फिर तो चलिए R2 को हम बना लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास R2 ले लेते हैं। R2 में हमारा क्या है, R2 में मिल जाएगा हमें 100। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, चलिए नेक्स्ट अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये R2 में R1 प्लस R2 की वैल्यू को ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन में हमें क्या करना है, जो भी कंटेंट मतलब R2 का है, R2 पे जो भी वैल्यू है मेमोरी एड्रेस R3 पे डाल देना है। यहाँ पे हम R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब यहाँ पे हो गया R2 में 110 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस R2 के जो भी वैल्यू है इसको m ऑफ R3 पे क्या है, m ऑफ 2000 लोकेशन पे यहाँ पे 110 इंटर कर देना है। 110 इंटर करने के बाद फिर उसको बाद हम क्या कर रहे हैं कि आगे का इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करेंगे। अब आगे का इंस्ट्रक्शंस कैसे क्या होगा देखिए, R3 जो है, R3 मतलब 2000 है, तो इसमें क्या करना है, एक और ऐड कर देना है +1, तो 2001 हो गया। और R1 में क्या हो रहा है, 10 था, तो 10 में से 1 माइनस करो 9 हो जाएगा। फिर चेक करना है क्या ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर ये दिख रहा है, 0 के बराबर नहीं, तो फिर लूप हमारा सेम लूप चलेगा। जब लूप चलेगा तो क्या होगा कि अभी हम 2001 मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे। देखिए इसके बाद क्या होगा, जब हमारा लूप आगे बढ़ेगा तो फिर इसी पे जाएंगे। फिर उसके बाद R3 का वैल्यू अभी अपडेट होके 2001 हो चुका है। फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पर R1 प्लस R2 होगा, R1 और प्लस R2। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये सब तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन हमें ध्यान देना है कि R1 जो है वो R1 कब तक चलेगा। R1 पहले 10 था, फिर 9 होगा, ऐसे ही 8 होगा, ऐसे ही 7 होगा, 6 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, लास्ट तक ऐसे ही करते हुए जाएगा। जब 0 आएगा तो हाल्ट पे चला जाएगा, ठीक है, लूप पे ना जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चलेगा हमारा 10 टाइम्स। कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स। तो मेमोरी कितनी बार एक्सेस हो रहा है, हर एक लूप में चलने पर मेमोरी 2 बार एक्सेस हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो भी दिख रहा है हमें, यहाँ से इसमें एक बार यदि लूप हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है तो मेमोरी जो एक्सेस कितनी बार हो रहा है, मेमोरी एक्सेस 2 टाइम्स हो रहा है। तो हमारा पूरा 10 टाइम्स चला है, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। फिर जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये वाला इंस्ट्रक्शंस, ये एक बार मेमोरी एक्सेस किया है, तो मतलब +1 दैट इज इक्वल टू 21। तो हमें जो आंसर यहाँ पे मिल रहा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप बेसिकली फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन लगभग 15 मिनट भी हो जा सकता था, लेकिन हमने इसको थोड़ा फास्ट किया है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए तो समझ में आ जाएगा। हर बार आपको करना क्या है कि जो लूप हमारा, बस ध्यान देना है कि लूप 0 तक हमको लेके जाना है। R1 की वैल्यू 10 होगी, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, फिर 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1, फिर 0। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो हमारा टोटल मेमोरी रेफरेंसेस यहाँ पे कितना आएगा, 21 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। हाँ, इतने समझ सकते हैं यदि आप समझना चाहें तो, लेकिन ठीक है। तो 10 टाइम्स हमारा मेमोरी इटरेशंस चला है, और एक बार और भी जो शुरुआत में इनिशियल चला था 3000 के लिए, तो हमारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्वेश्चन अलग पूछ दिया गया। वही सेम क्वेश्चन को ही, मतलब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है टोटल।
तो इसमें पूछा गया है कि वही 100 भी है, ठीक है, प्रोग्राम इज 100,000, ठीक है। एज्यूम दैट द वर्ड एड्रेसेबल है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कंटेंट द मेमोरी लोकेशंस 2010 पे पूछा जा रहा है कि हमारा मेमोरी जो है मतलब लोकेशन है 2010 पे क्या होगा। तो बेसिकली एक आपको बस हम ध्यान से दिखाना चाहते हैं कि जब 2000 होगा, 2001 होगा, ठीक है, 2002 होगा, 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010। अब इसमें ध्यान से देखिए कि ये जब हमारा पहला लूप चलेगा तो ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये वाला 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा। तो जो हमें अपडेट वैल्यू जो बार बार होगा, जो अपडेट वैल्यू बार बार होगा, ये कहाँ तक होगा, हमें बस ये अपडेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इतनी बार अपडेट होगा। कुछ भी वैल्यू अपडेट हो रहा है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जाके उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि आपके पास एनालिसिस है तो ये चीज़ें को समझ में आएगा इसको जब करेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन को फिर से कराएंगे हम तो समझ में और अच्छे से आएगा। देखिए, तो हमें ये बताया गया है कि 2000 पे क्या था 100, ठीक है, इनिशियल में सबसे, इस पे भी क्या है 100 है, सब पे 100 100 100 100 100 अप टू 210 तक 100 है। अब अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि जब हमारा मेमोरी अपडेट 2009 तक ही हो रहा है लोकेशन पे, तो 10 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूछा जा रहा है 10 का। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पर आंसर जो होगा वो आंसर होगा 2010 पे हमें मिलेगा ये 100। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगा, चलिए हम आगे और भी तरीके से समझाते हैं कि मतलब अभी एक क्वेश्चन और बचा है इसी का, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे दिया भी तो है, आप इस चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हैं। आप, मुझे लगा कि इसमें आंसर अटैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, R1 में 110, R2 में 109 108 107 6, ऐसे करते करते हमारे पास मेमोरी लोकेशन 2009 तक 101 तक पहुंचा। लेकिन जो 2010 है, इस मेमोरी लोकेशन पे हमारे पास वैल्यू 100 ही होगा, क्योंकि ये अपडेट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग गलती करके वो माइनस करते जाएंगे 101, तो लास्ट में गलती कर देंगे। अब देखिए 100 आंसर दिया है, 101 102 110, तो ऑब्वियस सी बात है गलती सब करेंगे यदि उनको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट हियर R1 R2 R3 आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। यहाँ पे बताया जा रहा है ये जनरल पर्पज रजिस्टर है। उसके बाद जो सेम हमारा स्टेटमेंट इसके पहले क्वेश्चन में था वही चीज़ें बताया जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट ये इस वाले पैराग्राफ में कुछ बताया जा रहा है। एज्यूम दैट द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। मेमोरी क्या है, बाइट एड्रेसेबल है। मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। यही चीज़ें तो बहुत लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल क्या होता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझे ही नहीं है। अच्छे टीचर से नहीं क्लियर कराएंगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा। देखिए बाइट एड्रेसेबल है तो ध्यान दीजिए, बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड साइज इज 32 बिट। तो वर्ड का साइज जो है वो 32 बिट का है, करेक्ट। तो मतलब एक वर्ड में 32 बिट आ रहा है।
मतलब ये 32 बिट को हम 4 बाइट भी बोल सकते हैं। तो मतलब एक वर्ड में 4 बाइट आ रहा है, ठीक है। और 4 बाइट आ रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसे ही निकालते हैं। चलिए, इसका कितना आ जाएगा 8 बाइट, ठीक है। इसका कितना आएगा 4 बाइट, इसका कितना आएगा 4 बाइट, इसका कितना आएगा 4 बाइट, यहाँ पे कितना आएगा ये वाला, यहाँ पे 4 बाइट, और यहाँ पे कितना आएगा ये भी 4 बाइट, ये 8 बाइट, यहाँ पे इसको 4 बाइट। चलो तो ध्यान दो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बेसिकली यहाँ पर 8 बाइट हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एज्यूम दैट द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, मतलब मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल है, और वर्ड साइज इज 32 बिट इफ इंटरप्ट आकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ INCR3, मतलब इस वाले पे यदि हमारा इंटरप्ट आकर हो गया इस वाले इंस्ट्रक्शन पे इंक्रीमेंट R3, तो इफ इंटरप्ट आकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन व्हाट रिटर्न एड्रेस विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक। तो रिटर्न एड्रेस कौन सा पुश होगा, याद रखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट वाला ही होता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, और यहाँ पे 1000 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1000 से जब हम यहाँ पे करेंगे तो 1000 से ये 1007 तक होगा। इसका कितना होगा 1008 से स्टार्ट होगा और 1011, ये 1012, और ये कहाँ तक रहेगा 015 तक होगा। ये कितना होगा, तो ये होगा 01616 से 1019, यहाँ से 1020 से 1023 तक, फिर उसके बाद 1024 से 1027 तक, इसमें होगा 1028 से 102 कितना होगा 1035, यही होगा, यस 10362 10399 होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है यहाँ पर कि कह रहा है कौन सा INCR3, ये वाला कहाँ पे है, ये है इसका ये, ठीक है। तो जब भी हमारा अब हमें जब भी एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने वाला है क्या करेगा कि प्रोग्राम काउंटर में 1024 की जो भी मतलब ये एड्रेस ये जाके स्टैक में पुश कर दिया जाएगा कि हम जब रिटर्न होंगे तो यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, करेक्ट। ये हमारा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन INCR3 व्हाट रिटर्न एड्रेस विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। तो वहीं हमारा नेक्स्ट हमारा यहीं 1024 जो होगा यहीं स्टैक में पुश हुआ है, पुश कर देंगे और फिर रिटर्न होंगे तो इससे स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये सब तो आप मतलब बेसिकली ये वही जो आपको हम समझा रहे थे 2000, 2001, 2002, 3, 10 तक 100 होगा, ठीक है। 3000 पे हमारा लोकेशन पे 10 होगा, तो ये सब चीज़ें इसमें फिर वही चीज़ें इंस्ट्रक्शंस बाइट, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मशीन इंस्ट्रक्शंस
Which of the following must be the true or written from the exception in instructions on a general purpose processor? It must be trap instructions, it must be privilege instructions. An exception cannot be allowed occur during the executions of the RFE instruction. तो इसका जो आंसर है, ठीक है, देखिए ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, ये थ्योरी पार्ट है, इसको आप प्रॉपर समझेंगे, अपने से ट्राई करिए, ठीक है। जीपीटी भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप रिसोर्सेस है आपके, मतलब ये जैसे एडवांटेजेस हैं तो इनको यूज करिए, ऐसा नहीं है कि आपको जीपीटी यूज नहीं करना, लेकिन कहीं कहीं गलत भी आंसर देता है, तो इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। इट मस्ट बी अ ट्रैप इंस्ट्रक्शन, इट मस्ट बी अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, एन एक्सेप्शन कैन नॉट अलाउड अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द RFE इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आप इसको अपने से एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट मुझे क्वेश्चंस लगा, मज़ा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये पहले किया था तो इसमें आनंद आया था कि मज़ा आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, आप इसको पहले ना प्रॉपर तरीके से एकदम प्रॉपरली रीड करिए, पहले फर्स्ट रीड 2 टाइम्स, आप 2 बार इसको रीड करिए बस समझने के लिए कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पर आप रीड करिए, ठीक है, थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं। देखिए तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले रीड कर लेते हैं। कंसिडर द प्रोसेसर with a byte addressable memory, assume that all the register including program counter PC and program status word and size of 2 byte, मतलब जो साइज है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का, वो साइज कितने का है, 2 बाइट का है। और उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, a stack in the memory is implemented from the memory locations 1010 16-bit and it grow upward. The stack pointer point to the top of the element of the stack. The current value of the stack pointer is 016e to the base 16. The call instructions is allow is of 2 word. The first word is opcode and the second word is starting from the address subroutine 1 word 2 byte. The call instructions is implemented as follow. स्टोर ऑफ द करंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आप इसको पढ़िए पहले, ठीक है, पढ़ लीजिए, मैं भी समझा देता हूँ कि इसको ना आप एक तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखिए, ठीक है, आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आए और भी अच्छे तरीके से। तो देखिए जो यहाँ पे 1 वर्ड इक्वल टू 2 बाइट दिया गया है, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर एंड PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इंक्लूडिंग द प्रोग्राम काउंटर एंड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है 2 बाइट के हैं, 2 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 बाइट के हैं, अब यह क्या कह रहा है कि द स्टैक पॉइंटर SP पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, तो ये जो पॉइंट कर रहा है टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा है। और करेंट वैल्यू ऑफ द स्टैक इज, मतलब जो करेंट वैल्यू स्टैक का क्या है 016e है, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ से कि द कॉल इंस्ट्रक्शंस इज 2 वर्ड, जो कॉल इंस्ट्रक्शन है वो 2 वर्ड का है, ठीक है। और उसके बाद द फर्स्ट वर्ड इज आप कोड एंड सेकेंड वर्ड इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन। अब सब रूटीन क्या होता है, देखिए जब भी हमको जंप करते हैं किसी दूसरे ब्रांच पे, मतलब क्या होता है बीच में हमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस हमें जंप करना हुआ, ठीक है, तब हम जिस इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं जंप करके उसे सब रूटीन प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो सब रूटीन प्रोग्राम उसी को बोलते हैं, लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ये सब रूटीन होता क्या है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि द फर्स्ट वी हैव कंसिडर मेमोरी बाइट एड्रेसेबल,
मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, बताया भी जा रहा है मेमोरी जो है बाइट एड्रेसेबल है, ठीक है। द कॉल इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेड एज फॉलो, स्टोर द करेंट वैल्यू PC onto the stack, PC is of 2 byte which it means when we store PC in stack it will increase by 2 bytes, मतलब जो करंट वैल्यू से 2 बाइट और बढ़ जाएगा। तो 2 बाइट जब बढ़ जाएगा तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो वहीं हमें हमें क्या मिलेगा, मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, मतलब जब हमारा जो कॉल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है स्टैक में वैल्यू क्या डालेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वैल्यू जो 2 से हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, करेक्ट। तो 2 से जब इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास PSW में मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जैसे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है 2 बाइट का है, इट यहाँ पे लिखा गया है ना 2 बाइट इंक्रीज बाई 2 बाइट एंड करेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, सो करेंट वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर। तो देखिए यहाँ पर जब हम PC इज 2 बाइट विच मीन्स स्टोर द PC स्टैक इन 2, ठीक है, और द करेंट वैल्यू जो हो जाएगा +2 से बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद स्टोर द वैल्यू ऑफ PSW रजिस्टर। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये सबसे पहले क्या हो रहा है, PC करंट वैल्यू फिर स्टोर कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे लोड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन, ये इस तरीके से फॉलो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर जब हम करंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हमारा 2 बाइट का वो प्लस ऐड हो जाएगा, प्लस उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है वो +2 बाइट का, मतलब वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल हमें जो करंट वैल्यू जब हम रिटर्न होके एग्जीक्यूट कॉल होके जब आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शंस द वैल्यू ऑफ द स्टैक पॉइंटर, तो वैल्यू ऑफ द स्टैक पॉइंटर क्या होगा, मतलब हमारा 2 उसमें ऐड हो जाएगा, 2 + 2 4, तो कितना होगा, तो देखिए 016E है। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब यही होता है कि 1 यहाँ पे हो जाएगा 10, क्या होगा, ई मतलब 15 होगा, 14 होगा, 14 मीन्स 8 + 6, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें 4 और ऐड कर देना है, तो ऐड कर देते हैं, क्या होगा 0 1 1 1 0, ठीक है, और 1 1 0, और यहाँ पे 1 ऐड होगा तो ये 6 होकर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, और ये अच्छा ये हेक्साडेसिमल में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मे बी आपको डाउट हो जाए, ठीक है। तो ये 4 बिट में होंगे, तो 6 में यदि हमारे पास 1 1 यहाँ पे 0 हुआ 1 1, अब ये तो आपको आना ही चाहिए, इतना नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। आप यदि दिक्कत भी हो रहा है तो आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगा। तो ये मतलब बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 बिट में 0 0 1 1 0, इसमें +1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। इस 4 बिट को देखेंगे तो 7 2 हो जाएगा, करेक्ट, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, और रिमेनिंग 0 1 तो रहेगा ही, तो हमारे पास 0 1 7 2 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है, क्या है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 14 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस है एंड 14 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे जनरल 24 जनरल पर्पज रजिस्टर है, ठीक है। तो जो रजिस्टर है हमारे पास 24 हैं, ठीक है, और 32 बिट इंस्ट्रक्शंस वर्ड हैज़ ऑप कोड, यहाँ पे 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 32 बिट, और उसके बाद क्या है, ऑप कोड है, ऑप कोड है, इसमें 2 रजिस्टर हैं R1 R2 ले लेते हैं, और इसके बाद इमीडिएट ऑपरेंड है, ठीक है। इसमें पूछा गया द नंबर ऑफ द अवेलेबल इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड इज नंबर ऑफ द बिट्स, तो हमको इसमें से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऑप कोड देखिए हमारे पास रजिस्टर कितने हैं 24,
मतलब इसका मतलब 24 है, तो 24 का मतलब कितना हुआ, कितना बिट हुआ, 24 है तो हमारे पास 5 बिट आएगा। तो 5 बिट में ये होना चाहिए, 5 बिट में ये होना चाहिए। आप कोड का वैल्यू कहाँ से हम पता करेंगे, प्रोसेसर जो सपोर्ट कर रहा है 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो हमें मिल रहा है यहाँ पे 6 बिट होगा। तो टोटल हमारे पास ये कितना है 6, यहाँ पे 5 5 10 प्लस 16, 32 में से 16 घटा दें तो 16 बिट, ये 16 बिट जो होगा इमीडिएट का मिल रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन नहीं दिया गया, 16 बिट हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन है, आराम से इसको प्रॉपर आप रीड करो। क्या करना है, रीड करना है और इससे ध्यान से कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, फिर ये यहाँ से हम, अच्छा वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसमें भी आई थिंक वही क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है कि जो हमने मतलब क्या हुआ, सेम क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, और यहाँ पर 10, हाँ 10 ही है, और यहाँ पे कंटेंट देखिए। इसके पहले हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था, याद है आप सभी को। क्वेश्चन में मतलब हमारे पास वहाँ पे 5000 न होकर 3000 दे दिया गया था। तो देखिए सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो 10 हमारे पास उस समय भी था और यहाँ पे 15 है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, द कंटेंट ऑफ द ईच मेमोरी एड्रेस इज 3000 to 2020 50, द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 1000। सेम क्वेश्चन है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें पूछा है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम द कंटेंट ऑफ 3। यदि आपको इसके पहले वाला प्रॉपर समझ में आया है तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। आंसर क्या होगा इसका, 50 आंसर होगा। लो, और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया होगा, देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे दिया है। ठीक है, वहीं सेम चीज़ हमने क्या कहा कि आपको ये देखिए 4 4 4 4 4 2 2 2 1, क्या दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या हुआ, 10 टाइम्स हमारा लूप चलेगा, हर बार एक डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, हर एड्रेस पे जाएगा, जाएगा कहाँ से, क्योंकि हमारा 3000 से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा कहाँ तक, 3009 तक। ये टोटल हमारे पास 10 टाइम्स हमारा लूप चल चुका है और हमें 3010 पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 50 का 50 ही रह जाएगा। वैल्यू जो है ये अपडेट नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 50। डायरेक्ट देख के आंसर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, करेक्ट। एक बार बस करना है आपको, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर किए कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप सभी को बहुत आसानी से समझ के करना होगा, और यदि इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको अच्छा, मतलब जब आप इस पीआईक्यू को सॉल्व करेंगे तो अच्छा फील आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। यहाँ पे देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसिडर द गिवन सी कोड एज इट्स corresponding assembly code and few operand u1 to u4 being unknown, some useful information as well as the semantic of each unique assembly instructions is annotated as inline comment in the code, the memory is byte addressable। तो जो हमारा मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है। ठीक है, मेमोरी क्या है, मेमोरी हमारा जो है वो बताया जा रहा है कि बाइट एड्रेसेबल है। ठीक है, बाइट एड्रेसेबल, करेक्ट। तो इसमें देखिए हम तो इसको आराम से आसानी से एकदम तुरंत ही कर लेंगे, लेकिन आपको करना है, आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड दिया गया है सी को, अब इसको असेंबली कोड में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कि
देखिए U1 U2 U3 ये यहाँ पर वैल्यू पूछेगा, जैसे हमारा विच ऑफ द करेक्ट रिप्लेसमेंट पोजीशन U1 U2 U3 U4, जैसे U1 कहाँ पे है, U1 यहाँ पे, इस पे क्या करेक्ट रिप्लेसमेंट होगा इस ऑप्शंस में से, ठीक है। और यहाँ पर U2 भी होगा, U1 है तो U2 यहाँ पे, ये U2 है और यहाँ पे U3 है और U4 यहाँ पे है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास इंट 32 बिट यहाँ पे फॉर इन I इक्वल टू 0 से I लेस देन 10, मतलब 0 से 10 तक ये लूप चलेगा, मतलब 10 टाइम्स लूप चलेगा, 0 से 9 तक चलेगा। I इक्वल टू हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, I में यहाँ पे इंटू 8 किया जा रहा है, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए कि जब हमें अब यहाँ पे मशीन इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे हम असेंबली कोड में देख रहे हैं R1 टू R5 32 बिट रजिस्टर, ठीक है, इनिशलाइज कर देगा R1 R2 में, R1 में 0 R2 में 10, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और इनिशलाइज R3 R4 विद द बेस एड्रेस A B, ठीक है। तो इनिशलाइज करना है R3 और R4 में क्या, बेस एड्रेस ऑफ A एंड B, तो A एंड B का बेस एड्रेस इनिशलाइज कर देंगे। चलिए ठीक है ये भी। अब ध्यान से देखिए, इफ़ R1 इक्वल टू R2 देन गो टू इंड, यदि हमारा R1 और R2 दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, एंड पोजीशन पे चले जाएंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि R5 है, मेमोरी R4 प्लस 0, मतलब जो मेमोरी है R4 क्या पॉइंट कर रहा है, बेस एड्रेस को अभी, ठीक है, R4 जो है B के बेस एड्रेस को, तो B की वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, किस में जा रहा है, R5 में जा रहा है, और फिर R5 में B की वैल्यू स्टोर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, B की ही वैल्यू अब शिफ्ट हो रहा है। अब कौन सा शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम MSB की तरफ मूव करते हैं। तो MSB की तरफ जब मूव करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं, जैसे आप बैठे हो ठीक उसी पोजीशन में देखिए लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है। और लेफ़्ट शिफ्ट कितने से हो रहा है, कितने से, 8 है, तो 8 मतलब 2 टू द पावर 3, मतलब 3 से यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है, मतलब 3 हमारे पास एक। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे, जब भी आप इसको, जब भी आप यहाँ पर मतलब जैसे एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर जैसे A और B, तो देखिए तो अब हमारे पास ऑप्शन B बचा और ऑप्शन D बचा, ठीक है, और दोनों ऑप्शन A और C एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर कि ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐड हो रहा है R3 U2, मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा है तो R3 इक्वल टू R3 प्लस U2, यही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, R3 में हम ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो जो साइज होगा, क्या साइज जो होगा इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट है ना, 32 बिट दिया गया है, तो इसमें 4 बाइट होगा, तो 4 बाइट के हिसाब से ये ऐड होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, U2 की वैल्यू होगा 4 बाइट। फिर उसी प्रकार से U3 में क्या हो रहा है, U3 में R4 इक्वल टू R4 प्लस U3 भी 4 बाइट से ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास U3 में क्या होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 बाइट से ऐड होगा। तो हमें क्या यहाँ से सीधा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और उसमें क्या पूछ रहा है, U4 में क्या होगा, गो टू, याद रखिए गो टू जब भी लाइन नंबर 1 पे चले जाएंगे कुछ नहीं होगा यहाँ पे, मतलब जब भी हमारा जंप करेगा
U4 गो टू U4, तो लाइन नंबर 1 पे जंप करेगा। वैसे भी ऑब्वियस इसमें बी और बी में और यहाँ पे और यहाँ पे दोनों दिया ही, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन मतलब कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, इसको आप फॉलो करिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। इसको कम से कम 2 बार 3 बार जितना हो सके आपसे, मिनिमम आपको 2 टाइम्स तो करना ही है, ठीक है। मैक्सिमम आप चाहे जितना कर लीजिए, मिनिमम 2 टाइम्स करिए टू अंडरस्टैंड U1 U2, ये सब पूरा है एक्सप्लेनेशन। इसको आप अपने से रीड करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उससे बढ़ने के कारण आप और भी क्वेश्चंस में प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट फिर से मैं पॉज लेता हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को तब तक पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इफ़ यू यूज द इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस CPU R1 R2 R3 आर द रजिस्टर एंड M100 इज द मेमोरी रेफरेंस, देन द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हाँ, ये इसको जो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, मतलब ये इस तरीके से इसको रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें से मतलब हमें किसी मतलब ऑप्शंस को रिप्लेस करना है। तो बेसिकली ऑप्शन 4 दिया गया, मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से किसी कोई भी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको हमको चेक करना है। तो बेसिकली ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए क्यों मतलब करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है उसको पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमको समझना है कि यहाँ पे क्यों ऑप्शन ए बी सी इस तरीके से। और मैं आपको यही कहूँगा कि PYQ जो है बहुत ही ज़रूरी है, सबको सॉल्व करना है PYQ। जब यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, और बिल्ड नहीं होगा तो आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, इफ़ यू यूज द इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग टू स्पीड अप परफॉर्मेंस CPU R1 R2 R3 आर द रजिस्टर एंड M100 मेमोरी रेफरेंस, ठीक है, ये मेमोरी रेफरेंस है द सीक्वेंस। तो यहाँ पे है जो R1 R3, ठीक है, और यहाँ पे है R2 में M100 की वैल्यू को जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि R1 में हम R3 की वैल्यू क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेक्ट लग रहा है आपको? यहाँ पे जो देखिए, जो यहाँ पर M100 है, लास्ट में R3 की वैल्यू राइट हो रही है, ठीक है, मतलब R3 जो है M100 R3 में वैल्यू जा रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी क्यों गलत है। इसमें है कि जैसे हम M ऑफ इस लोकेशन पे, मतलब इस लोकेशन का जो भी डेटा है हम R2 में डाल देते हैं, फिर R1 की जो भी वैल्यू है हम R2 में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, R1 यहाँ पे R1 का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 100 R1 का जो भी डेटा है हम मेमोरी एड्रेस 100 पे उसको हम राइट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि R1 और R2, हाँ, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो हम राइट कर रहे हैं वो सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो राइट यहाँ पे हम पहले ही M100 की वैल्यू को हम R2 में डाल रहे हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है
कि हमें यदि R1 और R2 जो है और R1 की वैल्यू R ये मतलब R1 की वैल्यू नहीं, R3 की वैल्यू R1 में, ठीक है, और यहाँ पे R1, यहाँ पे थोड़ा R1 की वैल्यू R2 में जा रहा है। अच्छा, ध्यान दीजिए, हम गलत कर ही रहे हैं ना, मतलब R1 की वैल्यू को R2 में भेज रहा है, R1 की वैल्यू को R3 में भेज रहे हैं, और हम ये नोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो गलत तरीका है, नहीं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जो R1 है, ठीक है, R1 को लास्ट में हमको राइट करना है। क्यों? यदि हम पहले ही राइट कर देंगे, ठीक है, तो वो हम उसके बाद वैल्यू जब भी हमारा वैल्यू अपडेट हुआ तो हम इनकरेक्ट डेटा पाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पेचीदा टाइप में है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए कि हमारा R1 जो है, R1 मान लीजिए कि m ऑफ 100 पे कोई वैल्यू पड़ी है 30। अब R1 इस लोकेशन पे मान लीजिए कि R1 हम यहाँ पे सपोज ये करना है कि R1 की वैल्यू 30 है, ठीक है, R1 की वैल्यू 30 है, R1 की वैल्यू 30 है, और हम इसको इस मेमोरी एड्रेस पे हम राइट कर रहे हैं। तो जब राइट करेंगे तो m ऑफ 100 पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर इसको हम 30 को R2 में भेज रहे हैं, ठीक है, फिर इसी 30 को R3 में भेज रहे हैं, करेक्ट। तो याद रखिए यहाँ पर कि, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से तो समझ गए। तो R1 यदि हम मान लीजिए कि R1 की वैल्यू 30 है, इसमें चेक करते हैं, ठीक है, तो R1 तो R2 में हमारे पास 30 आ जाएगा, R3 में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, और R1 जाके राइट करेगा लास्ट में इसी 30 को उस मेमोरी एड्रेस पे। लेकिन अब देखिए, अभी को एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिलेगा आपको। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, हम उस 100 पे जो भी वैल्यू है उसको कॉपी कर रहे हैं किसमें, R2 में, करेक्ट। तो R2 में जा रहा है, तो उसके बाद उस R2 में जा रहा है, फिर R1 की वैल्यू R2 में हो रहा है, R1 की वैल्यू R3 में जा रहा है। तो यहाँ पर ये तो इनकरेक्ट पहले ही हो गया है, ये एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ से इसको ये एनालाइज करें, R1 जो है वो R1 की वैल्यू जा रही है किसमें, ठीक है, लेकिन R2 इक्वल टू R3, अरे R2 में क्या हो रहा है, R2 में कुछ तो हो, यहाँ पे भी गलत है, ये नहीं सही है। और ये जो अपडेट हुआ है ये R2, मतलब R2 की वैल्यू m इसमें जा रही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और हमारे पास बस ये कन्फ्यूजन किस में होगा, इन दोनों ऑप्शन में। और इसमें भी ध्यान दीजिए कि इसमें m ऑफ 00 है और R2 है, तो R1 की वैल्यू R2 में अब मतलब गई, ठीक है, राइट हुआ, R1 की वैल्यू R3 में राइट हुआ। और ये गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो R1 का वैल्यू है, ध्यान से समझिए, R1 की वैल्यू जो है वो पहले हमारा एड्रेस इसमें राइट हुआ है, ठीक है, और फिर इसी की वैल्यू R2 में गया, फिर R3 में गया, ये करेक्ट तरीका है। या फिर R1 में हमारा जो भी वैल्यू है
हम पहले R2 में इसको इनिशलाइज कर दे, R1 की वैल्यू को R3 में इनिशलाइज कर दे, फिर उसके बाद इसको राइट कर दें इस मेमोरी एड्रेस पे, तो भी ये करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो मैं ट्राई करूँगा, आप हमसे जुड़िए और आपको व्हाट्सएप में आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, डेटा फॉरवर्डिंग मीन्स दैट द सीपीयू राइट द मेमोरी लोकेशन एंड सब्सिक्वेंटली रीड द फ्रॉम द सेम मेमोरी। मतलब डेटा फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है कि सीपीयू राइट द मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन पे राइट भी करेगा, सब्सिक्वेंटली रीड द सेम मेमोरी लोकेशन, मतलब उसी समय पे वो रीड भी कर लेगा। द सेकेंड इंस्ट्रक्शंस कैन फेच वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द रजिस्टर यूज टू use do the right waiting for the memory and so increase the performance. Here A B C option does not really make the sense, and R1 data was R1, since the data was R1 and it must be moved with the R1 R2, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन, अच्छा मैं ये क्वेश्चन यही अभी क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, अब बस 4 साल का गैप, कितने को ये 4 में, आफ्टर 3 ईयर्स 2004 में पूछा गया, फिर 2007 में भी पूछा गया, करेक्ट। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन R1, मतलब अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि data forwarding technique can be used to speed up the operations presence of the data dependency, consider the following replacement RHS equal to up। हमको इससे कौन कौन सा रिप्लेस हो सकता है, तो हमने यही सीखा था कि लास्ट में राइट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि वहाँ पर हमारा R1 राइट हो रहा था मेमोरी एड्रेस लोकेशन 100 पे, तो इसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट को देखते हैं, मतलब R1 जो है लोकेशन, मतलब आप प्रीवियस एग्जांपल को समझिए, M ऑफ 100 पे ये फिर राइट हो रहा है, वहाँ से फिर R2 में गया, तो क्या ये ऑपरेशंस करेक्ट है? तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि R1 की वैल्यू लोकेशन M00 पे, मतलब अरे लोकेशन पे गया, ये मैं प्रीवियस एग्जांपल को देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम R1 की वैल्यू R2 में पहले इनिशलाइज कर देते हैं, फिर R1 को अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, R2 में क्या हो रहा है, R1 लोकेशन वही चीज़ हो रहा है, लेकिन R1 इक्वल टू R2, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें तो नहीं है ना, तो फिर ये हमें, तो ये गलत है। ठीक है, R1 लोकेशन R2 उस लोकेशन पे, ठीक है, R1 मान लीजिए लोकेशन R1, अच्छा तो यहाँ पे राइट हो गया, राइट कर दिया, R2 राइट किया, तो लास्ट में R2 राइट किया है। तो हमारे हिसाब से ये वाला भी ऑप्शंस लोकेशन R2 पे R1 इक्वल टू राइट कर दिए, R2 नहीं, तो यहाँ पे ये भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन इसको देख लेते हैं, तो देखिए लास्ट में जो राइट करेगा वही वैल्यू इसमें पड़े रहेंगे, तो हमारा I4 करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है बी, जो है बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपने से कोशिश करिए हमको इस किस तरीके से इसको रिमूव करना है, कैसे करना है। ठीक है, और भी कई एक्सप्लेनेशन देखिए जिससे आप सभी को और भी क्लियर हो सके। ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही आप देख के भी, ठीक है, हर चीज़ें आइडिया लगा सकते हैं, आप जगह जगह से थोड़ा सा और भी क्लैरिटी आप पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा थोड़ा ये क्वेश्चंस किस तरीके से, इसका जो आंसर एक्सप्लेनेशन है क्या, लेटेंसी, अच्छा ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को और अभी मेंटली प्रिपेयर होके इसको करना है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, वैसे इसका जो आंसर यहाँ पे दिख रहा है, टोटल हमारे पास 13 यूज होंगे साइकिल्स। ठीक है, 13, तो इसका आंसर 13 है। ये आंसर तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ये भी
मतलब इसको करने के लिए आपको मतलब थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, और ये जैसे ऐड हो रहा है और एक्स माइनस हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि हम उस एड्रेस पे पहले पोस्ट पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो देखिए इसका ना आंसर यहाँ पे नहीं अटैच है। एक्स का एक्सप्लेनेशन मैंने इसके पहले वीडियो में दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाइए, ठीक है। ये मशीन इंस्ट्रक्शन का है, लेकिन हमने इसको एड्रेसिंग मोड में इसका सॉल्यूशन कर रखा है। तो आप वहाँ पे जाकर इसको आप प्रॉपरली तरीके से फिर से, ठीक है, इसको आप प्रॉपर तरीके से करें, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, सॉल्यूशन है एड्रेसिंग मोड में, आप उसको जाइए वहाँ पे देख सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, अ प्रोसेसर है 64 रजिस्टर सीरियल 16 बिट आई टाइप आर टाइप। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन नहीं है, वैसे फर्स्ट टाइम में किसी को भी आसान नहीं लगता है, जब आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम करेंगे तो आसान होने लगता है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई एक प्रोसेसर है 64 रजिस्टर यूज कर रहा है, 16 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, आई टाइप आर टाइप। ईच आई टाइप इंस्ट्रक्शंस कंटेन ऑप कोड अ रजिस्टर नेम and the 4-bit immediate value. Each R-type instructions contain an opcode. इसका सॉल्यूशन है तो मैं उसको और जल्दी से कर सकता हूँ, है क्या? चलिए ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, बेसिकली इसमें आपको समझने की चीज़ है। जैसे आई टाइप हम बनाते हैं तो टाइम लगता है, फिर आपको आर टाइप बनाते तो टाइम लगता है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर देने प्रॉपर, ठीक है। आप देखिए द डिस्टिंग्यूट एमोंग द, मतलब यहाँ पर रजिस्टर 64 है तो कितने बिट लगेंगे, 6 बिट लगेंगे, करेक्ट। आई टाइप और आर टाइप है। आई टाइप में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ, ईच हैड टू टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, आई टाइप एंड आर टाइप। ईच आई टाइप इंस्ट्रक्शंस कंटेन ऑप कोड, रजिस्टर नेम, आप कोड, रजिस्टर नेम, इमीडिएट, 4 बिट इमीडिएट, तो 4 बिट जो हमारा है वो इमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू ईच आर टाइप, अब आर टाइप का बता रहा है, इन कंटेन आप कोड, एक आप कोड और 2 रजिस्टर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफ 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप आप कोड्स देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट आर टाइप आप कोड्स इज। तो 8 टाइप मतलब आई टाइप का हमें दिया गया है आप कोड 8 डिस्टिंक्ट है, ठीक है। इफ देयर इज ए 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप आप कोड, मतलब ये अवेलेबल है, ठीक है। 8 जो है मतलब जैसे होता है, देखिए पहले इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पर जो देखिए मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल इनकोडिंग कितना होगा, 2 टू द पावर 16 होगा, क्योंकि 16 बिट का हमारा टोटल इंस्ट्रक्शन साइज है। तो टोटल पॉसिबल जो होगा ना 2 टू द पावर 16 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर 8 इंटू ये जो रजिस्टर की साइज है 6 बिट है, और यहाँ पे इमीडिएटली की 4 बिट साइज है। वैसे ही यहाँ पे रजिस्टर का साइज कितना है 6 बिट, और इसका कितना है 6 बिट, ठीक है, 6 बिट है। तो हम क्या करेंगे कि 8 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस, और हमें इसका नहीं पता है, ठीक है, x का, तो x इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 6, और ये टोटल किसके बराबर है 2 टू द पावर 16 के। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसको इसकी वैल्यू 16 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। अच्छा इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, कैसे, आप सोचो किससे कैसे बनाएंगे इसको। हमें पता करना है आर टाइप का, तो हमारे पास 14 आना चाहिए, करेक्ट। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट की वैल्यू 4 है, ये 6 है, टोटल हमारे पास इस आप कोड का आई टाइप में आप कोड की वैल्यू हमारे पास 6 बिट की आएगी, 6 2 9 12 4 16, करेक्ट। ये कितना 16 बिट का, सही है, 6 बिट का। और इसमें आप कोड कितना आएगा, आर टाइप में आप कोड की वैल्यू कितनी आएगी
उसको भी निकाल लेते हैं। ये 16 है, रजिस्टर 6 6 12 4 बिट का आएगा, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है कि 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप दिया है, 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितना है 2 to the power 6 मतलब 64, 64 माइनस 8, 50 कितना आएगा, 8 माइनस कर देंगे 56 आएगा, ठीक है। और 56 आया। अब हम 56 को किससे करेंगे, 6 बिट। अच्छा एक मिनट यहाँ पे हमें जब भी बढ़ना होता है, ये हमारा 4 बिट का है और ये हमारा कितने बिट का आ रहा है, 6 बिट का आ रहा है, ठीक है। अब यहीं पे हम गलती क्या कर रहे थे, देखिए जब भी हमको याद रखिए कि हमें छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 4 बिट है तो 16 माइनस एक्स होगा, 16 माइनस एक्स, 16 में से कितने हैं x, हमको पता नहीं है, टोटल 16 है कॉम्बिनेशन, लेकिन x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 4 बिट यूज हो चुका है, ठीक है। अच्छा आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बना भी देता हूँ, देखिए आप कोड जो है, आप कोड का बस मैं ले रहा हूँ 4 बिट, 4 बिट के लिए। तो हमें ये नहीं पता है कि इसमें इसी का पूछ रहा है आर ही टाइप का, तो इसका टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब जब हम आई टाइप में जाएंगे, आई टाइप के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितने यहाँ पे 6 बिट का आप कोड होगा, 6 बिट, तो 6 बिट में से 4 बिट का ऑलरेडी हम लोग खा ही गए हैं, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 16 माइनस एक्स इतना, और ये 2 बिट बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर, ठीक है, अब इसी को हमको कंपेयर कर लेना है। अब 2 बिट है तो 2 to the power 4 होगा, मतलब 2 to the power 2 होगा। तो क्या करना है कि 16 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू 8, क्योंकि हमें यही तो नहीं पता है, ठीक है। तो हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 12, यहाँ से 8 आ रहा है ना, 8 हमारा है। अच्छा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए गलती कहाँ कर रहे हैं हम, 2 to the power 4 मतलब 2 to the power 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस 4 12 आ रहा है, यहाँ से x इक्वल टू 12 आ रहा है। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो 1 मिनट, हम 16 माइनस एक्स जो है इसमें यूज किए, 16 माइनस एक्स और 6 बिट का था तो 2, तो हमारे पास कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ हमें कॉम्बिनेशन यहीं से निकल जाएगा, इनटू 2 to the power, ये हम क्या करेंगे 2 इक्वल टू 8। अभी हमें क्या करना है कि हमें ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास इतना आएगा, और जब हम ये आएगा तो हम इसे 64 में से माइनस करेंगे, लेकिन हम यदि इसको कंपेयर कर दें डायरेक्ट 8 से ही, तो हमें
वैल्यू मिल जानी चाहिए। 8। अच्छा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम गलत क्या सोच रहे हैं। 16 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे होगा 2 और x इक्वल टू होगा 14, और हमारे माइंड में क्या बन रहा है, ये यहाँ पे 4 आएगा और 12 कर देगा। भाई यही सब माइनर मिस्टेक्स जो हैं इन्हीं को अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए आसान सा क्वेश्चन, हम इस चीज़ को लेके 2 घंटे परेशान हो रहे हैं, मतलब 20 मिनट से परेशान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया भी गया है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन को आपको, ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हैं। 4 बिट 6 बिट वही चीज़ मैं वही कराया हूँ, ठीक है। तो सेम है, यहाँ पे देखिए 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 4 वही किया गया है। फिर यहाँ पे 16 माइनस एक्स इंटू 2 टू द पावर 2, ये आ रहा है। अच्छा ये है, ठीक है। और इसको गिवन आई टाइप का 8 दे दिया है, 8 से इसको 8 से कंपेयर कर लेना है, x की वैल्यू हमें 14 मिल रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये पॉसिबल होता है कि हर जगह मतलब इसको क्वेश्चन को डालते हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे 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 बोला जा रहा है, जैसे जैसे बोला जा रहा है उसी तरीके से करते जाना है। जैसे यहाँ पे प्रोसेसर्स है 16 रजिस्टर, तो 16 रजिस्टर हैं, तो उस तरीके से आपको मान लेना है कि हमें इसके मतलब 16 रजिस्टर है, ठीक है। फ्लोटिंग जो है 64 का है, और उसके बाद इट यूजेस 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, टाइप 1, टाइप 2, type 3, type 4. The type 1 category consists of the 4 instructions, each with the 3 integer registers operand 3, and type 2 category consists of the 8 instructions, each with the 2 floating point register operand, and type 3 category consists of the 14 instructions, each with the integer register operand and 1 floating point register। ये सब जो कहानी बोला जा रहा है, ठीक है, इसके यहाँ पे दिया गया है, ये कहानी को आपके पास दिया गया है। करना क्या है आपको, देखिए हर बार टाइप 1 में देखिए, यहाँ पे टाइप 1 में इस तरीके से है, टाइप 2 इस तरीके से बनेगा, टाइप 3 इस तरीके से बनेगा, टाइप 4 इस तरीके से बनेगा। और इसके बाद करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली करने का तरीका इस तरीके से होगा कि हम जिस ऑपकोड को, मतलब छोटे ऑपकोड, जितना भी छोटा मतलब 4 बिट का ऑपकोड है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। 4 बिट का है तो जैसे यहाँ पर टाइप 1 में हमारा 4 बिट का, क्योंकि आई आर जो है, आई आर यहाँ से 16 रजिस्टर है, तो यहाँ पे 4 बिट हो जाएगा, 4 बिट होगा। और आई 2 में मतलब टाइप 2 में क्या होगा, 4 बिट इसका भी आ रहा है, और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर 6 बिट का है, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर 6 बिट का है टाइप 3 में। तो करना क्या है, जैसे 4 से स्टार्ट किए, तो हमारे पास 4 से स्टार्ट किए तो 4 बिट, तो उसके बाद 16 टोटल हुए, और इसका जो 4 इंस्ट्रक्शन दिया गया तो 12 बचे। अब 12 को हमको क्या करना है, 12 को इस आई टाइप 2 में यूज करना है। 12 अब 12 इंटू, देखिए 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 0, तो इसमें 12 उतना ही बनेगा। फिर उसके बाद फ्री आपकोड की वैल्यू कितनी होगी, 4 आया है, ठीक है। इसको फ्री भी बोलते हैं, अनयूज्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनयूज्ड, ठीक है। तो इसे अनयूज्ड भी बोलते हैं। तो देखिए जब हमारे पास ये सब आसान क्वेश्चन है, बस समझने की फ़र्क है, ठीक है। तो आपके पास 4 फ्री ऑपकोड है, तो अब फिर क्या करेंगे, 4 इंटू क्या है, फ्री ऑपकोड। अब 4 इंटू, और इसके पहले हमने कितना बिट, 4 बिट यूज किया था, 2 बिट बचे थे, तो हमारा
4 इंटू टू टू द पावर 2, मतलब हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशन। तो यहाँ पे 16 हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 हो गया, टाइप 3 में पहुँच, मतलब 3 में दिया भी गया है कि इसके ये 14 इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहा है। यहाँ पे पढ़िए यहाँ पे लिखा है टाइप 3 कंसिस्ट ऑफ द 14 इंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही टाइप 2 कंसिस्ट ऑफ 8, टाइप 1 कंसिस्ट ऑफ 4। ठीक है, तो ऐसे दिया गया है। और इस चीज़ को ध्यान देना है यहाँ पर कि जो टाइप 3 है, अब यहाँ पे हमारे पास 14 इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, दो फ्री ऑफ कोड 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 फ्री ऑफ कोड बचे। अब इसके बाद टाइप 4 में आएंगे तो 2 इंटू, फिर उसके बाद ये हमारा आप कोड जो है कितने बिट का, 10 बिट का है। तो हमारे पास अभी इसके पहले हमने 6 बिट यूज कर चुका हूँ, तो अभी 4 बिट और बचे हैं। तो 2 इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा, 16 दूना 32 आएगा। बस यहाँ से 32 निकल गया। आसान है क्वेश्चन एकदम। n इक्वल टू 32। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने 12 क्वेश्चन नहीं, 12 से हमने ज़्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, हो चुका है अभी, और देखते रहते हैं। ठीक है, और भी अभी करेंगे। द फॉलोइंग आर सम इवेंट दैट आकर आफ्टर द डिवाइस कंट्रोलर इशू an interrupt while L is under the executions. The processor push the process status of L onto the stack. मतलब अच्छा ये कह रहा है कि which one of the following control correct order of the above event occur. तो ध्यान दीजिए कि ये तो एकदम थोड़ा इसको पता रहना चाहिए कि जब भी इसका आंसर यही है, शांति से समझ लीजिए इसको, कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस अपना, जब तक एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट, कोई इंटरप्ट आया तो कोई अपना काम कर रहा है, जैसे मैं मतलब खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाने के बाद ही हम उस इंटरप्ट को हैंडल करेंगे। मान लीजिए कि बहन बुला रही है, तो हम खाना जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे उसके पास। ठीक है, तो इसी तरीके से होगा कि सबसे पहले क्यों आएगा, द प्रोसेस फिनिशेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शंस, क्यों हो गया। अब फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद द प्रोसेस पुश द प्रोसेस स्टेटस ऑफ एल ऑनटू द स्टैक, कंट्रोल स्टैक। तो प्रोसेसर पुश द प्रोसेस स्टेटस, प्रोसेसर जो होता है वो पुश करेगा प्रोसेस स्टेटस एल ऑनटू द स्टैक। फिर मतलब क्या होगा कि ठीक है, मतलब वो प्रोसेसर पुश करेगा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस करेंट मतलब अगला चल रहा है, मतलब अगला चलने वाला है, उसको क्या करेगा, कंट्रोल स्टैक में पुश कर देगा। जैसे मैंने बताया था कि 2000 इंस्ट्रक्शंस रन कर रहा है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो भी होगा, मान लीजिए 2001 है, तो ये इस स्टैक में ये लोड हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब क्या होगा, तो हमारा क्यू फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर होने के बाद यहाँ पे फिर द प्रोसेसर पुश करेगा। ठीक है, स्टैक में, तो हमारा P आया, Q के बाद P, फिर उसके बाद क्या आएगा, द प्रोसेसर लोड द न्यू PC वैल्यू बेस्ड ऑन द इंटरप्ट। तो प्रोसेसर क्या करेगा कि लोड करेगा न्यू PC वैल्यू को बेस्ड ऑन द इंटरप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इंटरप्ट जैसा भी, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद हमारा देखिए लास्ट में क्या होगा, द प्रोसेसर पॉप करेगा। तो एस हमारा लास्ट में तो होने वाला ही है, तो यहाँ से तो क्लियर ही हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, द प्रोसेसर फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, द प्रोसेसर पुश द प्रोसेस स्टेटस ऑफ एल ऑनटू द कंट्रोल स्टैक। फिर उसके बाद थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड में हमारे पास होगा द प्रोसेसर लोड द न्यू PC वैल्यू, मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बेस्ड ऑन द इंटरप्ट। तो मतलब हमें जो प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर
वो उसमें मान लीजिए कि हमारे पास किसी 5000 ब्रांच इंस्ट्रक्शन है उसमें, तो उसको अपने में लोड करेगा। लोड करने के बाद क्या करेगा, लोड किया, इंटरप्ट जो आया, जैसे इस तरीके से सोचेंगे, मान लीजिए 2000 इंस्ट्रक्शंस हमारा चल रहा था, अब यहीं पे अब ये एग्जीक्यूशन में था, फिर 2001 2001, तो अब इसके बाद 5000, ठीक है, पे जाना है, इस पे जाना है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला वैल्यू ये एग्जीक्यूट में है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि कंट्रोल स्टैक में 2001 को डालेगा, फिर प्रोग्राम काउंटर में लोड करेगा कौन सा वैल्यू, जो रन होने वाला है सब रूटीन प्रोग्राम। प्रोग्राम पीसी में क्या आएगा हमारे पास 50000, 5000 आएगा। फिर उसके बाद ये जब पीसी में आएगा, फिर उस प्रोसेस का सर्विस करेगा, प्रोसेस एल फ्रॉम द कंट्रोल आ गया, इंटरप्ट सर्विस द रूटीन। तो फिर इसका इस प्रोसेस जो है, अब I1 इंस्ट्रक्शन, I2 इंस्ट्रक्शन, I3 इंस्ट्रक्शंस, ये सब ये क्या होगा, आराम से ये सब एग्जीक्यूट होंगे। फिर जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसी पे आएगा, तो फिर क्या होगा कि प्रोसेसर पॉप द प्रोसेस स्टेटस ऑफ एल फ्रॉम द कंट्रोल स्टेट, तो फाइनल फिर पॉप करेगा, फिर इसको पॉप करेगा प्रोसेसर 2001 पे जो था, इसको फिर लाके इसको काट के यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2001 आ जाएगा, फिर हमारा इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। कंसीडर द प्रोसेसर 64 बिट 64 रजिस्टर एंड 64 रजिस्टर। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बनाना ना पड़े, हर चीज़ को मैं समझा दूंगा, लेकिन ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही आपको सब समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे द कंसीडर अ प्रोसेस विद द 64 रजिस्टर एंड एन इंस्ट्रक्शन साइज 12/12, मतलब 12 दिया है। इसको ना लोग 12 ना लेके इसको 12 बिट सोच लेते हैं, ये गलत है, करेक्ट। उसके बाद आप कोड, ईच इंस्ट्रक्शन हैज द 5 डिस्टिंक्ट फील्ड, नेमली आप कोड, 2 सोर्स रजिस्टर आइडेंटिफायर, 1 डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड द 12 बिट इमीडिएट वैल्यू। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर इन द मेमोरी बाइट अलाइन फंक्शन। तो मतलब ये कह रहा है कि हर एक ईच इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, ईच इंस्ट्रक्शंस वो ईच इंस्ट्रक्शंस कैसे स्टोर है, बाइट अलाइंड फैशन में, बाइट वही बाइट अलाइंड फंक्शन, मतलब बाइट एड्रेसेबल में, वो वर्ड बस बदल दिया है, ठीक है। इफ़ द प्रोग्राम हैज़ 100 इंस्ट्रक्शंस, यदि 100 इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम में, ठीक है, तो इस अमाउंट ऑफ बाइट कंज्यूम्ड बाय द प्रोग्राम स्टेटस। तो बेसिकली हमें इंस्ट्रक्शन का साइज पता चल जाए, उसमें कितने बाइट आ रहे हैं वो पता चल जाएगा। फिर इसका आंसर भी हम बता देते हैं, ये टोटल इसका आंसर आएगा 500, ठीक है। जो मेमोरी अमाउंट ऑफ द मेमोरी इन द बाइट 500 बाइट यूज होगा। तो इसको देखिए आसान है एकदम, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है। आप कोड रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, क्योंकि यहाँ पे आप कोड 2 सोर्स रजिस्टर और 1 डेस्टिनेशन रजिस्टर यूज किया है, तो यहाँ पे सोर्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर सब इमीडिएट की वैल्यू सब है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ दिया गया है, इंस्ट्रक्शन का साइज़ 12 दिया है, तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का साइज़ 12 दिया गया है, तो आपको 4 बिट लेना है, ठीक है, 4 बिट ही लेना है, याद रखिए इंस्ट्रक्शन का। और इसका 4 बिट लेना है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया गया है क्या, आप कोड की वजह 9 ले लिया गया है, ठीक है। तो 12 12 6 6 6 मतलब 18,
ये कितना होगा 0, ये 3 +4, तो यह 34 बिट, यहाँ पे 34 बिट्स, तो यहाँ पे ये गलत लिया गया है। इस यहाँ पे होना चाहिए आप कोड 4 बिट का, ठीक है, अपने से आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 32 बिट है, तो 34 बिट्स हैं, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं, तो ये कितना होगा, इसको यदि हम करेंगे तो ये 5 बाइट के बराबर आएगा, और ये 5 बाइट आएगा, तो 5 बाइट, हर एक इंस्ट्रक्शन 5 बाइट यूज कर रहा है, तो टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने बाइट यूज करेंगे, तो 5 × 100 दैट इज इक्वल टू 500 बाइट यूज कर रहे होंगे 100 इंस्ट्रक्शन, तो आंसर हमारा होगा 500, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द प्रोसेसर हैज 14 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस, 40 डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे कितने बिट लगेंगे, 40 बिट का 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन मतलब ये 32 से ऊपर है, मतलब 6 बिट इसमें लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर 24 जनरल पर्पज रजिस्टर, इसको यूज करना होगा तो ये 5 बिट लेगा। 32 बिट इंस्ट्रक्शंस वर्ड हैज ऑपकोड, 32 बिट इंस्ट्रक्शंस वर्ड हैज ऑपकोड टू रजिस्टर ऑपरेंड, मतलब ऑपकोड है एक वर्ड है जिसमें, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए, इसको बना भी देते हैं। ऑपकोड है, और क्या है, 2 रजिस्टर है, R1 R2 ले लेते हैं, ठीक है, और रजिस्टर ऑपरेंड, और इसका इमीडिएट ऑपरेंड, द नंबर ऑफ द बिट्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड इज, तो नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड इज, तो ध्यान दीजिए कि इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बस उसका कितना बिट है माइनस कर देंगे, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। जैसे मैंने बताया कि इसको 6 बिट ले लेंगे, ठीक है, इसको 6 बिट लेंगे, और यहाँ पे ऑपकोड की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस करने से आएगी, ठीक है, 32 में से माइनस कर देंगे तो हमें लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि 24 रजिस्टर है, तो रजिस्टर में तो मतलब 5 बिट यूज होना ही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें गिवन क्या क्या था, मतलब 14 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, तो ऑपकोड की वैल्यू यहीं बता देगा कि यहाँ पे ऑपकोड 6 बिट का है, ठीक है। और हमारे पास जो रजिस्टर का वैल्यू है बताया जा रहा है 24 है, 24 रजिस्टर है, इसके लिए कितने बिट रिक्वायर्ड होगा, 5 बिट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, 5 बिट लगेंगे, तो 5 बिट लगेंगे, तो 32 बिट तो टोटल है, इसमें से 5 + 5 प्लस यहाँ पे 6, मतलब 5 5 10 और 6 16 हो गया, तो 32 - 16 दैट इज इक्वल टू 16 बिट, इसमें कितना लगेगा, 16 बिट लगेगा। तो आई होप ये समझ में आप सभी को आया होगा कि इमीडिएट फील्ड जो है वो 16 बिट यूज हो यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, फॉर द कंप्यूटर बेस्ड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ईच एड्रेस कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें याद रखिए, ठीक है, जब भी हमारा यहाँ पर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट यूज हो रहा है, ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में 1 एड्रेस इम्प्लाइड मोड जो है इसमें तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज होता है, तो S3 तो नहीं होगा, तो S3 ऑप्शन सब में से एलिमिनेट कर दो, ठीक है, आइदर S3, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी खत्म हो गया, बचा अरे यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी है, तो या मेमोरी ऑपरेंड प्रोसेसर रजिस्टर, यही 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है आप, बट द एक्यूमुलेटर इज स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर एंड मेमोरी ऑपरेंड रजिस्टर, तो ये यूज कर सकते हैं आप कोड, ठीक है, ठीक है, मेमोरी ऑपरेंड, ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अच्छा, तो ये सेम क्वेश्चन अभी हमने ऑप्शन डी करेक्ट किया था, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। इसको तो सोचना ही नहीं। क्वेश्चन, अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप इसको रीड करिए और कॉपी में, मतलब इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको करिए, ठीक है। आप और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि 2 बार करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको फिर क्या करना है, आपको इसको और आगे फिर से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 16 हो गया, 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मशीन हैज 32 बिट आर्किटेक्चर विद वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, इट हैज 64 रजिस्टर ईच ऑफ विच 32 बिट लॉन्ग एंड इट नीड्स support to 45 instructions which have immediate operand in the addition of 2 register operand assuming that the immediate operand is unsigned integer। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है ना, बस आपको बहुत बारीकी से जो क्वेश्चन अभी किए हैं बस वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है। बेसिकली क्या, जब ऐसा कहे मशीन इसको 32 बिट आर्किटेक्चर, वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन 64 बिट रजिस्टर, और यहाँ पे भी बताएगा, ठीक है, इट नीड टू सपोर्ट 45, बस लैंग्वेज चेंज किया जा रहा है, तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। विच हैव द इमीडिएट ऑपरेंड इन एडिशन टू रजिस्टर। अच्छा देखिए यहाँ पे किस तरीके से बताया जा रहा है कि ऑपकोड है, 2 रजिस्टर है, ठीक है, ऑपरेंड रजिस्टर है, एक इमीडिएट वैल्यू है। देख लेते हैं, आप देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया गया। देखिए एक ऑपकोड है, लेकिन क्वेश्चन को फ्रेम देखिए, क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, मतलब आपको आ रहा है, हर आंसर आपको आ रहा है, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग तरीके से फ्रेम कर दिया जा रहा है, और आप उसमें आपको मतलब आप जब स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया अ मशीन इंस्ट्रक्शंस, इससे क्या पता चल रहा है, 32 बिट आर्किटेक्चर, वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, एक वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, इट हैज 64 रजिस्टर बोल दिया, ठीक है। तो इससे हमको बस ये पता है 6 बिट का ये तो यूज होगा, ठीक है। और ईच ऑफ 32 बिट लॉन्ग इट हैज, और हर जितना भी मतलब ये है ना, ये 32 बिट लॉन्ग है, ठीक है, 32 बिट्स लॉन्ग बड़ा, ठीक है। और इट नीड्स सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शंस, आप कह रहा है कि जो 45 इंस्ट्रक्शन को ये सपोर्ट कर रहा है, तो ये मतलब आपकोड की वैल्यू तुरंत होगी, याद रखिए। तो ये आपकोड की वैल्यू 6 बिट हो गया फिर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर ये भी कह रहा है विच हैव इमीडिएट ऑपरेंड, जिसके पास इस इंस्ट्रक्शन के पास आपकोड है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि इमीडिएट ऑपरेंड है इन एडिशन टू रजिस्टर, 2 रजिस्टर, तो 2 रजिस्टर भी है और इमीडिएट ऑपरेंड भी है, तो इसको रख लो। फिर उसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग दैट द इमीडिएट ऑपरेंड इज अनसाइंड इंटीजर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इमीडिएट ऑपरेंड इज, तो यहाँ पे बोला जा रहा है मैक्सिमम अनसाइंड इंटीजर पूछा जा रहा है। अनसाइंड मतलब कि हमें वैल्यू बताना पड़ेगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा अनसाइंड में। तो अब यहाँ से 32 बिट, तो यहाँ पे 6 बिट 32 में से 6 बिट माइनस कर देंगे, मतलब हमारे पास बचेगा कितना, 14 बिट। यहाँ पे 32 में से माइनस करेंगे 18 बिट, तो हमारे पास कितना बचा, कितना बचा, 14 बिट। और इसको करने के लिए जो हमारा अनसाइंड का रेंज होता है 0 to 2 to the power n -1 होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 14 बिट को 0 to क्या करेंगे, 2 to the power 14 - 1, कितना आएगा, 0 to कितना आ रहा है, 16383, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से करना होगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन के थ्रू थोड़ा जाते हैं समझने के लिए, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा हमको ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द इवेल्युएटिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ट्री ऑन द मशीन विद द लोड स्टोर आर्किटेक्चर इन विच द मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द
लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस द वेरिएबल ए बी सी डी आर यूज्ड। अच्छा, इसको मैं आप सभी को एक बार मतलब इसको खुद से ट्राई करिए, ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऐसा है कि वीडियो में हम कवर कर लेंगे ये सब। आपको जो भी मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करिए, पक्का आप अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, 24 बिट, यहाँ पे CPU है 24 बिट इंस्ट्रक्शंस, 24 बिट इंस्ट्रक्शंस बताया जा रहा है। और अब प्रोग्राम स्टार्ट, अरे तो ये तो मैं क्वेश्चंस कर रखा हूँ, 24 बिट इंस्ट्रक्शन है तो इसमें क्या है 3 बाइट और उसके बाद 300 हमारा बेस एड्रेस यूज कर रहा है प्लस। अब इसके बाद जितना भी मतलब यहाँ पे 400 है तो 100 जोड़ने पे 400 तो आएगा, लेकिन क्या ये वैलिड है, मतलब लीगल प्रोग्राम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 3 का से डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे 99 होता तो 399 करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे 100 है तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी है। इसको अभी जस्ट हम कुछ समय पहले मतलब स्टार्टिंग में हम इस क्वेश्चन को कर रखे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे वान न्यूमान होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज सुटेबल फॉर द SDMA, तो यहाँ पे वान न्यूमान आर्किटेक्चर जो है एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है इसको केयरफुली रीड करिए, ठीक है इसको। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अभी बस 10 PPT बचे हैं, 2 घंटे में हम इसको परफेक्टली बाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बारीकी से उसमें करेंगे जिससे आप सभी को और भी क्लैरिटी बन पाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, दो के यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है इसको मतलब ये देखिए इशूज़ विद द इंस्ट्रक्शंस 2-3 ऑफ कोड, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे काफ़ी हमने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन और भी, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम देंगे, ठीक है। इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, ये टाइम लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ द रोम नीडेड टू इम्प्लीमेंट 4 बिट मल्टीप्लायर, तो 4 बिट मल्टीप्लायर याद रखिए 4 बिट, तो हमको कितना कि रोम इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान दीजिए। इसमें इसका सॉल्यूशन ही आप सभी को बता सकते हैं, लेकिन देखिए 4 इंटू इसका जब मल्टीप्लाई करने पे 8 बिट आएगा, ठीक है। तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 8 बिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 11 और 2 इंटू 2 होगा। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को यह हम 10 को के भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा मतलब के किलो बिट, क्या लिखेंगे 2 और ये बिट्स चल ही रहा है तो हमारे पास क्या आएगा 2K बिट्स, ठीक। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप सभी को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे रजिस्टर स्पेलिंग का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि आप अभी तक इसको रजिस्टर वाले में हम कराएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है, मिनिमम 3 है, ठीक है। मिनिमम कितने हैं 3। चलिए इसमें एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है अ प्रोसेसर दैट हैज़ कैरी ओवरफ्लो साइन बिट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड द परफॉर्म द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग 2s कम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली हमने नंबर सिस्टम में बहुत प्रॉपरली कवर किया है कि ओवरफ्लो का कंडीशन क्या होता है। जैसे दो हमें जो भी 2 नंबर दिए गए उनका हम एक्सॉर कर दें
और जब भी हमारा इन और आउट बिट यदि हमारे पास, वहाँ से हमको पता चल जाएगा कैरी इन और कैरी आउट बिट हमको पता करना पड़ेगा। और यदि कैरी इन कैरी आउट बिट जो भी होगा उसके हिसाब से हम डिसीजन बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छा बस इसमें पूछा है कि क्या होगा, तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 0 1 0 0 1 1 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे होगा 0 1, ये होगा 0 0 1। देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे जो है कैरी सी इन, मतलब यहाँ पे 1 हमारे पास मिला है ना, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 1 आया तो मतलब सी इन की वैल्यू हमें 1 मिल गया। और उसके बाद अब 1 प्लस 1, फिर 1 1 1 1 0, फिर आउट 1 पे होगा, तो फिर जो सी आउट की वैल्यू है हमें ये भी 1 मिला, तो हम इसका मतलब 1 मिला। और क्या ये ओवरफ्लो करेगा, तो देखिए सी इन और एक्सॉर सी आउट कर लेते हैं, तो 1 एक्सॉर 1 सेम पे 0 देता है, तो बेसिकली 0 है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि कैरी की बिट कैरी साइन फ्लैग। अच्छा, कैरी हमारे पास ओवरफ्लो में क्या आएगा, ओवरफ्लो तो मतलब 0 आ रहा है पहली बात, तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें से हमको चूज करना है। तो अब हमारे पास जब 0 आ रहा है तो यहाँ पर अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या है स्टेटस ऑफ द कैरी, तो कैरी का जो स्टेटस है तो 1 ही आ रहा है, तो 1 0। और हमारे पास साइन फ्लैग क्या है यहाँ पे, जो साइन फ्लैग, अब साइन फ्लैग के लिए हमारा 1 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ओवरफ्लो में तो हमारा 0 आ ही रहा था, तो हमारे पास साइन जो आएगा कैरी 1 है तो साइन 0 होगा। लेकिन एक डाउट हमको है यहाँ पर कि साइन 0, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे साइन 0 होगा। और ओवरफ्लो देखिए, ओवरफ्लो की वैल्यू तो 0 आ रही थी क्योंकि 1 1 आ रहा था, 1 एक्सॉर 1, तो 0 ही आएगा। और उसके बाद हमारे पास कैरी की वैल्यू 1 आ रहा था, ठीक है, और 0 आ गया। साइन साइन में 0, साइन फ्लैग 0। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऑप्शन डी नहीं करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। इसको अपने से थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये साइन बिट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। साइन बिट जो है, वैसे साइन बिट हमारा 0 है ना लास्ट में, तो इसलिए वहाँ पे 0 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, हमारे पास अभी 4 स्लाइड और बचे हैं, 4 स्लाइड को कंप्लीट कर लेंगे, हमारा टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, बस इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है। द यूज ऑफ द मल्टीप्लायर रजिस्टर, तो ये तो थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसका आंसर थ्योरेटिकल ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है, फंक्शन लोकल कॉल पैरामीटर, फंक्शन लोकल कॉल एंड पैरामीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बेसिकली, ये क्वेश्चंस ये हम रैम, जब डी रैम मतलब डी रैम पढ़ेंगे जब, उस समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ठीक है। यदि आप पढ़ चुके हैं तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम वहीं पे सॉल्व कराएंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रखा है
ये क्वेश्चन वही जो शुरू में हमने करवा रखा था इसके पहले वीडियो में। आप पार्ट वन मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आप सर्च करो। उसके बाद इसके बाद लिख भी देना है गेट वॉरियर्स पार्ट वन मशीन इंस्ट्रक्शन, आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली पूरा देखना है। और आपको एक ग्रुप है, ठीक है, चैनल के लिंक में, उसमें आपको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको परफेक्टली गाइडेंस भी मिल सके, ठीक है, और प्रॉपर वे में कैसे PYQ को सॉल्व करें इसके बारे में भी हम डिस्कस करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।